विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 2, जिसका शीर्षक है भोजन के घटक। हाँ, और हमारा आज का जो उद्देश्य है, जो मिशन है, वो इस पूरे पाठ को लाइन दर लाइन समझना है, ताकि विज्ञान की ये जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जैसे पोषक तत्व क्या हैं और वे क्यों जरूरी हैं, ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। कोई भी छोटी से छोटी जानकारी हम यहाँ छोड़ेंगे नहीं। सही कहा। हम इस पीडीएफ के हर एक पेज, हर लाइन और चित्र को बहुत ही बारीकी से देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पेज 1 से शुरुआत करते हैं। यहाँ शीर्षक और परिचय दिया गया है। मैं पढ़ती हूँ। विज्ञान कक्षा 6, भोजन के घटक, अध्याय 2, संपूर्ण नोट्स, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित। मतलब सरल भाषा में कहें तो ये इस पाठ का मुख्य पृष्ठ है, जो हमें ये बताता है कि आज हम 6ठी कक्षा के विज्ञान के दूसरे अध्याय के पूरे नोट्स का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक खाने की थाली है जिसमें रोटी, दाल और अलग अलग तरह की सब्जियां रखी हुई हैं। हाँ, तो ये चित्र हमें ये समझाता है कि हमारे जो रोजमर्रा का भोजन है उसमें कई प्रकार की चीजें शामिल होती हैं। हम सिर्फ एक ही चीज नहीं खाते। बिल्कुल। अब पेज 2 पर आते हैं। यहाँ भोजन में विविधता के बारे में बताया गया है। लाइन कुछ इस तरह है, हम जो भोजन खाते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन होते हैं। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न का एक व्यंजन, दाल या मांस का व्यंजन और सब्जियां होती हैं। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी जो थाली होती है उसमें सिर्फ एक ही चीज नहीं होती, बल्कि वो अनाज, दाल और सब्जियों का एक बहुत ही संतुलित मिश्रण होता है। और इसे समझाने के लिए यहाँ एक टेबल भी दी गई है। मैं पढ़ती हूँ। क्षेत्र या राज्य: पंजाब, व्यंजन मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही और घी। और दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, व्यंजन चावल, अरहर की दाल या रसम, कुंदरू, मट्ठा, घी और अचार। ये जो टेबल है ये बहुत ही खूबसूरती से बताती है कि भारत के अलग अलग राज्यों में लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। मौसम और जगह के हिसाब से भोजन बदल जाता है। बिल्कुल। और इसी के नीचे लिखा है महत्वपूर्ण: हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। और यही इस पूरे पाठ का आधार है। हमारे शरीर के भीतर अलग अलग काम हो रहे हैं और उन अलग अलग कामों के लिए हमें अलग अलग तरह के भोजन की जरूरत पड़ती है। तो अब पेज 3 पर चलते हैं, जहां सवाल पूछा गया है कि पोषक तत्व क्या है। यहाँ लिखा है, भोजन की कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को पोषक कहते हैं। यानी जो भी खाना हम खा रहे हैं उसमें हमारे शरीर की मशीन को चलाने वाले कुछ बहुत ही जरूरी तत्व छिपे होते हैं। इन्हीं जरूरी तत्वों को हम विज्ञान की भाषा में पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है 5 मुख्य पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट, जिसके साथ अनाज का चित्र है। प्रोटीन, जहां मांस और मछली का चित्र है। वसा, जिसके साथ तेल की एक बूंद का चित्र है। विटामिन, जिसके साथ फलों के चित्र हैं। और खनिज लवण, जहां नमक और खनिज का चित्र है। बिल्कुल, ये हमारे भोजन के 5 मुख्य स्तंभ हैं। और इसके नीचे एक लाइन और है, मैं पढ़ती हूँ। इनके अलावा भोजन में रुक्षांश और जल भी होते हैं, जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इन 5 मुख्य तत्वों के अलावा पानी और जो रेशेदार भोजन होता है, जिसे रुक्षांश कहते हैं, वे भी हमारे शरीर के लिए उतने ही जरूरी हैं, भले ही वे सीधे तौर पर कोई ऊर्जा न दें। अब पेज 4 पे एक प्रयोग दिया गया है। क्रियाकलाप 2, मंड का परीक्षण। सामग्री में लिखा है, कच्ची सामग्री और तनु आयोडीन विलयन। विधि इस प्रकार है: पहला, खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लें। दूसरा, इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालें। तीसरा, खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखें। और प्रेक्षण में लिखा है, रंग नीला या काला हो जाता है, जो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। इसे अगर हम आसान भाषा में समझें तो अगर हम किसी खाने की चीज पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं और उसका रंग बदलकर गहरा नीला या काला हो जाए, तो इसका मतलब है कि उस खाने में कार्बोहाइड्रेट का एक खास रूप मौजूद है, जिसे हम मंड या स्टार्च कहते हैं। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, स्कूल की यूनिफॉर्म पहने एक लड़का और एक लड़की टेबल पर खड़े हैं। वे कटे हुए आलू पर ड्रॉपर की मदद से आयोडीन की बूंदें डाल रहे हैं। हाँ, आलू में भरपूर मात्रा में मंड होता है, इसलिए ये प्रयोग बच्चों को बहुत आसानी से समझ आ जाता है। तैयारी में लिखा है, यदि भोजन ठोस है तो उसका पेस्ट
या चूर्ण बनाएं। विधि है, पहला, परख नली में खाद्य पदार्थ का चूर्ण और 10 बूंद पानी डालें। दूसरा, 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालें। तीसरा, 10 बूंद कास्टिक सोडा डालें। चौथा, अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट रख दें। प्रेक्षण है, रंग बैंगनी हो जाता है, जो प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। यह भी एक बहुत ही सीधा सा रासायनिक परीक्षण है। खाने के पाउडर में पानी, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा मिलाने पर अगर वो मिश्रण बैंगनी रंग का हो जाए तो वो विज्ञान की प्रयोगशाला में ये साबित करता है कि उस खाने में प्रोटीन मौजूद है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक छात्र एक परख नली में ड्रॉपर से कुछ डाल रहा है। पास में कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट की बोतलें रखी हैं। तो ये 2 परीक्षण हो गए, मंड और प्रोटीन के। अब पेज 6 पर आते हैं। यहाँ पोषक तत्वों के कार्य बताए गए हैं। सबसे पहले है ऊर्जा देने वाले भोजन। यहाँ लिखा है, कार्बोहाइड्रेट ये मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का प्राथमिक ईंधन है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत जैसे गन्ना, शकरकंदी, आलू, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल और गेहूं। ये सभी चीजें हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम करती हैं। इसी पेज पर आगे वसा के बारे में लिखा है। वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह बहुत ही रोचक बात है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है वसा के स्रोत जैसे विभिन्न प्रकार के तेल, मूंगफली, मक्खन, दूध, क्रीम, मछली, मांस और अंडे। हाँ। और अंत में लाइन है, वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। आसान भाषा में ये दोनों ही तत्व हमारे शरीर को काम करने की ताकत देते हैं, लेकिन विज्ञान हमें बताता है कि वसा से हमें कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। अब हम पेज 7 पर है, जहां शरीर वर्धक भोजन की बात की गई है। यहाँ लिखा है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक। वृद्धि और मुरम्मत, ये 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है पादप स्रोत, जिसमें चना, मूंग, तुवर दाल, राजमा, मटर और सोयाबीन है। और जंतु स्रोत, जिसमें मांस, मछली, पनीर, दूध और अंडे हैं। इसके नीचे लिखा है, प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। देखिए, बच्चों के शारीरिक विकास और बढ़ने के लिए, और अगर शरीर में कोई टूट फूट या चोट लग जाए तो उसे अंदर से ठीक करने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। इसलिए इसे शरीर बनाने वाला या शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। पेज 8 पर चलते हैं। यहाँ रक्षात्मक भोजन यानी विटामिन की बात हो रही है। लिखा है, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। मतलब ये हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है। और यहाँ अलग अलग विटामिन के कार्य लिखे हैं। विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। यहाँ चित्र में पपीता, गाजर और आम दिखाए गए हैं। विटामिन सी रोगों से लड़ने में मदद करता है। चित्र में संतरा, नींबू और आंवला है। विटामिन डी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है। चित्र में दूध, मक्खन और खिड़की से आती धूप दिखाई गई है। और अंत में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यह विटामिनों का एक समूह है। इसके चित्र में यकृत, गेहूं और चावल हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अलग अलग विटामिन शरीर के अलग अलग हिस्सों को बीमारियों से बचाते हैं। जैसे विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है और विटामिन सी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ताकि हम बार बार बीमार ना पड़ें। पेज 9 पर खनिज लवणों का वर्णन है। लाइन है, शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनकी आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। अल्प मात्रा है यानी बहुत ही कम मात्रा में। और फिर इनकी सूची है, आयोडीन, जिसके चित्र में अदरक, मछली और पालक है। फास्फोरस, इसके चित्र में केला, दूध, चावल और मिर्च है। लौह यानी आयरन, चित्र में पालक, सेब और जिगर है। कैल्शियम, चित्र में दूध और अंडे है। जैसा कि लाइन में पढ़ा गया, इन खनिजों की जरूरत शरीर को बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन अगर ये कम मात्रा भी शरीर को ना मिले तो शरीर का सही विकास रुक सकता है। ये बहुत जरूरी है। इसके बाद पेज 10 पर आहारी रेशे और जल के बारे में बताया गया है। लिखा है, आहारी रेशे, जिन्हें रुक्षांश भी कहते हैं, स्रोत है साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। इनका कार्य है बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करना। हाँ, ये बहुत जरूरी सफाई कर्मचारी की तरह काम करते हैं। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है दालें, आलू, फल, सब्जियां और मानव पाचन तंत्र का चित्र।
इसके बाद जल के बारे में लिखा है, कार्य 1 पोषकों को अवशोषित करना, कार्य 2 अपशिष्ट जैसे मूत्र और पसीने को बाहर निकालना। एक नोट भी है, हमें अधिकांश पानी पेय पदार्थों और पके भोजन से मिलता है। और यहाँ भी चित्र हैं। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कोशिकाएं अवशोषण कर रही हैं, गुर्दे दिखाए गए हैं और एक व्यक्ति जिसे पसीना आ रहा है। साथ ही पानी और जूस के ग्लास रखे हैं। तो अगर हम इसे सरल भाषा में पिरोएं तो रेशे और पानी हमें कोई प्रत्यक्ष ऊर्जा नहीं देते, लेकिन ये हमारे खाए हुए भोजन को ठीक से पचाने, उसमें से पोषण निकालने और शरीर की जो गंदगी है उसे बाहर निकालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब आते हैं पेज 11 पर, जहां संतुलित आहार की परिभाषा है। लिखा है, वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व, वृक्षांश और जल उचित मात्रा में हो, ना बहुत अधिक न कम। यही एक स्वस्थ जीवन की कुंजी है, हर चीज उचित मात्रा में। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक लड़का और एक लड़की हाथ में एक चार्ट लिए खड़े हैं, जो शायद इसी आहार का चार्ट है। इसके नीचे एक बहुत अच्छी बात लिखी है, कम खर्च में संतुलित आहार। इसमें शामिल है दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन जैसे इडली, केला, पालक, सत्तू और गुड़। इसका मतलब बहुत ही साफ है। संतुलित आहार का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत महंगा खाना खाना है। साधारण और सस्ते भोजन से, जैसे सत्तू, गुड़ और अंकुरित अनाज से, हमारे शरीर को सारा जरूरी पोषण मिल सकता है। अब पेज 12 पर एक बहुत ही व्यावहारिक विषय है, भोजन पकाने के नियम और पोषक तत्वों की हानि। यहाँ लिखा है, छिलका उतारना, सब्जियों और फलों का छिलका उतारने से विटामिन और खनिज नष्ट हो जाते हैं। धोना, चावल और दाल बार बार धोने से विटामिन नष्ट होते हैं। अधिक पानी, पकाने में अतिरिक्त पानी फेंकने से प्रोटीन की हानि होती है। गर्मी, पकाने से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। ये बहुत ही आम गलतियां हैं जो अक्सर रसोई में होती हैं। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, छिलका उतरता हुआ आम, बर्तन में धुलते हुए चावल, उबलता हुआ पानी का बर्तन और आग पर रखा हुआ बर्तन। तो हमें यह समझना होगा कि खाना पकाना तो जरूरी है ताकि वो पच सके, लेकिन अगर हम सब्जियों को गहराई से छील कर धोते हैं, या चावल को बहुत ज्यादा रगड़ कर धोते हैं, या खाने को बहुत ज्यादा पकाते हैं, तो उनके अंदर के जो जरूरी पोषक तत्व हैं वे पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। खासकर विटामिन सी तो गर्मी से तुरंत नष्ट हो जाता है। पेज 13 पर मोटापे की समस्या पर चर्चा है। यहाँ बूझो नाम के एक पात्र का उदाहरण है। लिखा है, बूझो ने सोचा वसा खाना बेहतर है क्योंकि इससे अधिक ऊर्जा मिलती है। उसने खाया सिर्फ तला हुआ भोजन जैसे समोसा, पूड़ी, रबड़ी। परिणाम, वह मोटापे का शिकार हो गया। वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। बूझो का तर्क अपनी जगह सही था कि वसा में ज्यादा ऊर्जा है, लेकिन विज्ञान ऐसा नहीं सोचता। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बहुत ही मोटे व्यक्ति का चित्र, जिसका पेट काफी बाहर निकला हुआ है। तो इससे हम ये सीखते हैं कि सिर्फ ज्यादा ताकत पाने के लालच में हमेशा तली हुई चीजें खाना बहुत नुकसानदायक है। शरीर उस अतिरिक्त ऊर्जा को चर्बी के रूप में जमा कर लेता है और व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, न कि सिर्फ वसा। अब हम पेज 14 पर है, जहां अभावजन्य रोगों के बारे में बताया गया है। लिखा है, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं। अभाव का अर्थ है कमी। इसमें पहला है सिर्फ प्रोटीन की कमी। इसके लक्षण है वृद्धि का रुकना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना और त्वचा की बीमारियां। ये बहुत ही गंभीर लक्षण है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक दुखी और अस्वस्थ बच्चे का चेहरा। इसके बाद लिखा है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी। इसमें व्यक्ति बहुत दुबला पतला और कमजोर हो जाता है। वह चलने में भी असमर्थ हो जाता है। ये कुपोषण की चरम स्थिति है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बेहद कमजोर व्यक्ति जो छड़ी के सहारे चल रहा है। इन दोनों स्थितियों को सरल भाषा में समझें तो अगर हम लंबे समय तक सही और संतुलित खाना नहीं खाते तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से गंभीर बीमारियां घर कर लेती हैं और शरीर का पूरा विकास ही रुक जाता है। पेज 15 पर एक पूरी टेबल दी गई है जिसमें विटामिनों और खनिजों की कमी से होने वाले रोगों की सूची है। मैं ये पूरी टेबल पढ़ती हूँ। विटामिन ए, क्षीणता, दृष्टिहीनता,
रात में कम दिखना। विटामिन B1 बेरी-बेरी, दुर्बल पेशियां। विटामिन C स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना। विटामिन D रिकेट्स, अस्थियों का मुड़ जाना। कैल्शियम अस्थियां और दंतशय, कमजोर अस्थियां। आयोडीन घेंघा, गर्दन की ग्रंथि फूलना। लौह अरक्तता, कमजोरी। ये जो पूरी सूची है ये हमें बहुत स्पष्ट रूप से याद दिलाती है कि हमारे भोजन में मौजूद हर एक विटामिन और खनिज का अपना एक खास और तय काम है। इनमें से अगर किसी एक की भी लंबे समय तक कमी हो जाए तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ये संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। और अब हम इस पीडीएफ के अंतिम पेज यानी पेज 16 पर आ गए हैं, जहां इस पूरे अध्याय का सारांश दिया गया है। मैं मुख्य बिंदु पढ़ती हूँ। पहला, हमारे भोजन के मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज है। दूसरा, मंड का रंग आयोडीन से नीला काला हो जाता है। तीसरा, प्रोटीन का रंग कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा से बैंगनी हो जाता है। और चौथा, संतुलित आहार ही अभावजन्य रोगों से बचाता है। ये इस पूरे पाठ के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है स्कूल की वर्दी पहने एक बहुत ही खुश और स्वस्थ लड़का, और उसके आसपास बहुत सारे स्वस्थ फल और सब्जियां बनी हैं। तो इस पूरे पाठ का जो निचोड़ है वो यही है कि पूरी तरह से स्वस्थ रहने और गंभीर बीमारियों से बचे रहने के लिए हमें सभी पोषक तत्वों वाला संतुलित आहार खाना चाहिए। हमारे भोजन में विविधता भी होनी चाहिए। इस तरह हमने इस संपूर्ण पीडीएफ का सफलतापूर्वक अध्ययन कर लिया है। अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर परीक्षाओं में सवाल सीधे या घुमाकर एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने आपके लिए कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के एनसीईआरटी नोट्स तैयार किए हैं, जो सरल भाषा और परीक्षा उपयोगी हैं। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप नंबर 92299-09706 पर मैसेज करें। नोट्स की कीमत बहुत कम है, तो बिना देर किए अभी मैसेज करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।